है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ जाइएगा जल्दी से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आप देखिएगा कौन सा जिला चलने जा रहा है हमारा, हमारा अगला जिला जो है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा होगा। तो देखिएगा आप सभी लोग मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज, कौन सी सीरीज, मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज, आपकी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज। तो मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज को देखिएगा, मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज, मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज में आप क्षेत्र देखिएगा। सबसे पहले क्षेत्र कौन सा चल रहा है, चंबल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र चल रहा है, चंबल क्षेत्र, चंबल क्षेत्र चल रहा है, याद रखिएगा चंबल क्षेत्र चल रहा है। चंबल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो संभाग कौन सा चल रहा है, तो संभाग आप पढ़ रहे हैं चंबल, तो संभाग भी कौन सा पढ़ रहे हैं आप, संबल। तो चंबल हो गया आपका संभाग, तो संभाग हो गया आपका चंबल, क्षेत्र हो गया चंबल। जिला कौन सा पढ़ रहे हैं आप, तो जिला याद रखिएगा, जिला आप पढ़ रहे हैं श्योपुर। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं, श्योपुर जिला। आज नया जिला पढ़ने वाले हैं श्योपुर जिला। तो कैसा होगा श्योपुर जिला, क्या होगा श्योपुर जिले में खास, ये भी है चंबल का एक भाग। लेकिन हाँ यूं कह सकता हूं कि जो भिंड और मुरैना की तरह जो एक नाम का खौफ है वो श्योपुर में नहीं है। श्योपुर भी उसी का भाग है, श्योपुर भी उसी में है, ये भी बीहड़ की समस्या से गुजर रहा है, लेकिन वो उन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा कम है, उन दोनों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, श्योपुर जिला है, ठीक है ना। तो देखिएगा श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश यात्रा सीरीज में, चंबल क्षेत्र में, चंबल संभाग में श्योपुर जिला। अब एक एक करके हम आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से आप लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। देखिएगा राजा भैया, प्रश्न आता है तो आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में श्योपुर की स्थिति कहां पर आती है, मध्य प्रदेश में श्योपुर की स्थिति कहां पर आती है। इधर देखेंगे हम, आप और हम लोग, तो समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला बिल्कुल ऊपर उत्तर की बाउंड्री पर मिलेगा, बिल्कुल ऊपर मिलेगा उत्तर की बाउंड्री पर। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले की स्थिति दो तरीके से आपको समझाता हूं, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला किस भाग में किस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, ये देखिएगा। ये देखिएगा राजा भैया, मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला। कौन सा जिला है, श्योपुर जिला। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला है, और मध्य प्रदेश का ये श्योपुर जिला कहां पर है, तो आपने लोकेशन को देखा कि मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला कहां पर दिख रहा है आप लोगों को, श्योपुर जिला दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है ना। ये है आपका श्योपुर जिला। श्योपुर जिला बाउंड्री साझा करता है, या कह सकता हूं सीमा साझा करता है। बहुत आराम से देखिएगा तो आपको तीन जिले यहां पर पता चलेंगे, बहुत ही हल्का, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन हाँ ना के बराबर, लेकिन हाँ श्योपुर जिले की बाउंड्री किसे टच करती है, तो याद रखिएगा ग्वालियर को, बहुत कम, सबसे कम ग्वालियर को टच करती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि श्योपुर जिला मध्य प्रदेश में, ये वाला क्षेत्र को देखो, इस वाले क्षेत्र को देखो, इस वाले क्षेत्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि श्योपुर जिला एक तो मध्य भारत के पठार में है, इसे कहते हैं प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार। क्या कहा जाता है, मध्य भारत का पठार, इसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार, इसे क्या कहा जाता है, मध्य भारत का पठार, इसे क्या कहा जाता है राजा भैया, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार। ये है श्योपुर जिला, इसे कहा जाता है मध्य भारत का पठार। ये श्योपुर जिला जो आता है मध्य भारत के पठार में, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया में, इसके पड़ोसी जिले आप तो एक याद रखिएगा, मुरैना, मुरैना इसका पड़ोसी जिला है, और क्यों ना हो ये मुरैना से ही अलग हुआ है। दूसरा नीचे आता है शिवपुरी, शिवपुरी इसका पड़ोसी जिला है, शिवपुरी इसका पड़ोसी जिला है। और तीसरा याद रखिएगा ग्वालियर जिला, सबसे कम अगर सीमा साझा करता है तो वो कौन सा जिला है, ग्वालियर जिला। अब इसी चीज को डिटेल में समझते हैं, बड़े रूप में समझते हैं, ठीक है ना। लिखो जल्दी से, श्योपुर है, बिल्कुल कोई बात नहीं हरिओम भाई, बहुत सारे बच्चे उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, कई लोग शिवपुरी भी बोलते हैं, पहले इसका नाम शिवपुरी था, ठीक है ना, पहले इसका नाम क्या था, शिवपुरी ही था, ठीक है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के सारे फैक्ट हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। ये देखो, देखो फैक्ट बताते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट आप जानिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा श्योपुर जिले के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को देखिएगा। जिला कौन सा लगता है, जिला लगता है भैया आपका श्योपुर जिला। कौन सा जिला लगता है, तो जिला लगता है आपका श्योपुर। जिला कौन सा लगता है, श्योपुर, श्योपुर जिला। श्योपुर जिले के अंतर्गत हम एक दो तीन चीजों को देखेंगे। सबसे पहला देखिएगा गठन, श्योपुर जिले का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा श्योपुर जिला है,
यहां पर हो गया। श्योपुर जिले के गठन की बात करते हैं तो गठन हुआ था 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को याद रखिएगा। 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को श्योपुर जिले का गठन हुआ। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे श्योपुर जिले का गठन 25 मई 1998 को। जी हाँ, 25 मई 1998 को बी आर दुबे समिति बनी थी। बी आर दुबे समिति ने 10 नए जिले बनाए थे। उन 10 नए जिलों में से एक जिला श्योपुर था, और श्योपुर किससे अलग हुआ तो याद रखिएगा मुरैना जिले से पृथक हुआ। तो मैं आप लोगों को यहां पर इसके बारे में डिटेल लिख देता हूं। डिटेल क्या होगी वो ध्यान से सुनिएगा। डिटेल ये होगी कि बी आर दुबे क्या नाम होगा, बी आर दुबे समिति, ये होगा बी आर दुबे समिति की अध्यक्षता में, बी आर दुबे समिति की अध्यक्षता में, बी आर दुबे समिति की अध्यक्षता में, बी आर दुबे समिति की अध्यक्षता में मुरैना से याद रखिएगा, मुरैना से पृथक करके बी आर दुबे समिति अध्यक्षता में, बी आर दुबे की समिति की अध्यक्षता में मुरैना से पृथक करके श्योपुर जिला बनाया गया। क्लियर याद रखिएगा। श्योपुर जिला कैसे बना, कब बना, किससे अलग होकर बना, तो हमेशा याद रखिएगा श्योपुर जिला 25 मई 1998 को बना। श्योपुर जिला मुरैना से अलग करके बनाया गया। श्योपुर जिला बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। अर्थात श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले का जिला है, 1956 का जिला नहीं है, ये 1998 का जिला है। ठीक है ना। बड़वानी का भी वो तो अलग है, वो खरगोन से अलग हुआ था। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो आप लोगों को। लिखते जाइएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलने वाली है। हो गया क्लियर भैया। ठीक है, देखिएगा अब आपको एक पॉइंट देता हूं। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा श्योपुर का इतिहास बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप आज इसके माध्यम से जाने जो श्योपुर जिले के रहने वाले हैं वो भी देखें श्योपुर का इतिहास क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा कि श्योपुर जिले की श्योपुर की जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है। देखिएगा, श्योपुर की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम श्योपुर की जानकारी 9वीं और 10वीं शताब्दी के, 9वीं 10वीं शताब्दी के, सर्वप्रथम श्योपुर की जानकारी 9वीं 10वीं शताब्दी के, 9वीं 10वीं शताब्दी के खड़गराय कृत याद रखिएगा, खड़गराय कृत अर्थात खड़गराय ने लिखी खड़गराय कृत गोपाचल आख्यान, खड़गराय कृत गोपाचल आख्यान। ठीक है ना, गोपाचल आख्यान, खड़गराय कृत गोपाचल आख्यान से मिलती है। मतलब आपको दो चीजें बहुत बढ़िया बता दी मैंने। ये तो मैंने उस स्तर का प्रश्न बता दिया जो पीएससी मांगता है। जो किसी जिले के बारे में बोल दे, कोई श्योपुर जिले का बच्चा बैठकर बोल दे कि लो हमारा इंटरव्यू, हम हमारे जिले के बारे में बताते हैं, तो आप कह दीजिएगा भैया हमारे जिले की सर्वप्रथम जानकारी 9वीं 10वीं शताब्दी के खड़गराय के द्वारा लिखी गई एक गोपाचल आख्यान से मिलती है। ठीक है ना। इसमें श्योपुर का प्राचीन नाम याद रखिएगा क्या था। श्योपुर का प्राचीन नाम शिवपुरी मिलता है। श्योपुर का प्राचीन नाम क्या मिलता है, शिवपुरी मिलता है। तो इसमें श्योपुर का प्राचीन नाम शिवपुरी मिलता है। क्या कहा गया है, श्योपुर का प्राचीन नाम क्या बताया गया है, शिवपुरी बताया गया है। ठीक है ना। शिवपुरी जिसे मैं आप कह सकता हूं कि शिवपुर कह दो, क्योंकि शिवपुरी जिले में आपको डाउट हो जाएगा, जिसमें इसका प्राचीन नाम क्या बताएगा, शिवपुर। ठीक है ना। तो जिसे आप श्योपुर कहते हैं उसका प्राचीन नाम क्या मिलता है राजा भैया, शिवपुर मिलता है। क्या मिलता है, शिवपुर मिलता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब एक और देखिएगा, यहां पर एक जगह है डोबकुंड। क्या कहा जाता है, डोबकुंड। या वहां के जो लोग हैं लोकल, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, डोबकुंड से कच्छप
कच्छप घात वंश डोबकुंड से कच्छप घात वंश के राजा कच्छप घात वंश के राजा महाराजाधिराज विक्रम सिंह याद रखिएगा, महाराजाधिराज विक्रम सिंह के समय का महाराजाधिराज विक्रम सिंह के समय का, याद रखिएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, समय का मतलब कि 11वीं सदी का अभिलेख मिला है 11वीं सदी का अभिलेख मिला है। याद रखिएगा, इसी से श्योपुर में कच्छपघात वंश के राजाओं के होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसी से श्योपुर में कच्छपघात वंश के राजा के होने का प्रमाण प्राप्त होता है। बोलो हाँ या ना। लिखा आप लोगों ने? ठीक है, चलिएगा एक और पॉइंट देखिएगा, यहां पर मैं बताता हूं। डोबकुंड क्या नाम है? डोबकुंड या कहते हैं डोबकुंड या डोबकुंड के अभिलेख से डोबकुंड के अभिलेख से विजयपाल के अभिलेख से विजयपाल, सूर्यपाल तथा अजयपाल के राजा होने का उल्लेख मिला है। अब देखिएगा, ये उल्लेख ये कहता है कि जो अजयपाल जो है, याद रखिएगा, ये किसका बेटा है? याद रखिएगा, अजयपाल जो है अजय देव, ठीक है ना, सूर्यदेव अजय देव, ये जो अजयपाल है यहां पर याद रखिएगा, ये आपका विजय देव, ये विजयपाल, सूर्यपाल, ये सब नाम जो आपको मैंने पाल के साथ में लिखवाया है, ठीक है ना, इनके नाम के आगे जोड़ लीजिएगा। अजयपाल देव याद रखिएगा, सन ऑफ अर्थात किसका बेटा है? तो याद रखिएगा सूर्यपाल देव, किसका बेटा है? सूर्यपाल देव। अजयपाल देव बेटा है सूर्यपाल देव, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान के समय का शासक था। पृथ्वीराज चौहान के समय का शासक था। आप समझ गए होंगे, पृथ्वीराज चौहान के समय की अगर मैं बात करूं तो कौन सी सदी आएगी? 12वीं सदी। कौन सी सदी आती है? 12वीं सदी या 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। 12वीं सदी या 12वीं शताब्दी के समय का राजा रहा अजयपाल, जिसका कहां पर राज रहा है, ठीक है ना। किस वंश के हैं? अरे कच्छपघात वंश के। पिछले में लिखा है, ये पिछले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये लिखा हुआ भाई साहब, ये सब कच्छपघात वंश के हैं, ठीक है ना। ये कच्छपघात वंश के राजा हैं। किस वंश के राजा हैं? कच्छपघात वंश के राजा हैं। कम से कम इतना हमें पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को? कम से कम इतना हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर को जीतने के बाद रणथंभौर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर को जीतने के बाद शिवपुर भी अलाउद्दीन के अधिकार में आ गया था। अलाउद्दीन के अधिकार में आ गया था। मैं आपको इतिहास में ले गया हूं। मैंने किसी और जिले का इतना इतिहास नहीं पढ़ाया है जितना मैं आपको श्योपुर का इतिहास बता रहा हूं।
ठीक है ना, क्लियर है, लिखते जाओ जल्दी से। लिखा आप लोगों ने? आगे बढ़ जाऊं मैं, देखिएगा 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में 1809 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया जो कि महाजी सिंधिया के बाद में जो थे उत्तराधिकारी बने, 1809 में दौलत राव सिंधिया ने दौलत राव सिंधिया ने शिवपुर को जीतकर फ्रांसीसी कमांडर फिलोज को सौंप दिया था। फ्रांसीसी कमांडर फिलोज को सौंप दिया था। मतलब इसे याद रखिएगा, किन किन लोगों ने जीता था, तो याद रखिएगा इसे अंग्रेज भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, सिंधिया भी आ गए। लेकिन क्या हुआ, 5 साल बाद ही 1814 ईस्वी में इसे याद रखिएगा राघोगढ़, गुना में आता है राघोगढ़, ये जो आप देख रहे हैं ना दिग्विजय सिंह उनका क्षेत्र है। 1814 में इसे राघोगढ़ के राजा जय सिंह खींची ने, याद रखिएगा जय सिंह खींची ने, राघोगढ़ के राजा जय सिंह खींची ने जीता था। जय सिंह खींची ने जीत लिया था, याद रखिएगा जीत लिया था। बाद में क्या हुआ, बाद में पुनः सिंधियाओं ने जीत लिया। एक एक चीज को समझो आराम से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर नाम निकल कर आए जय सिंह खींची राघोगढ़। वर्तमान में जिस व्यक्ति का नाम आप सुनते हैं, जो मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह का पूरा नाम है दिग्विजय सिंह खींची। और खींची जो है वो राजपूतों में चौहानों की शाखा है, तो चौहान खींची है, मतलब खींची चौहान है। ये खींची जो है ना, जय सिंह खींची, ठीक है ना, जय सिंह खींची जो था उसने जीत लिया था। ये बाद में सिंधियाओं ने भी जीत लिया। आगे चलेंगे, वही तारीख जो आपको भिंड के बारे में मैंने बताई थी, वही तारीख आती है 28 मई 1948, 28 ऑफ मई 1948, 28 मई 1948 ईस्वी को 28 मई 1948 ईस्वी को इसे 28 मई 1948 ईस्वी को श्योपुर सिंधियाओं द्वारा भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। भारतीय संघ में विलय कर दिया गया अर्थात मिला दिया गया। भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। इसका मतलब है कि श्योपुर की पहली जानकारी मिली थी 9वीं से 10वीं शताब्दी, लगभग 1000 साल के बाद में आकर श्योपुर लोकतांत्रिक हो गया, श्योपुर डेमोक्रेटिक हो गया, वरना श्योपुर राजा महाराजाओं के क्षेत्र का रहा है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया दिनेश डावर, धन्यवाद भाई, धन्यवाद दिनेश भाई। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सूर्यभान सिंह चौहान बता रहे हैं, आप चौहान हैं आप तो बहुत अच्छे से और अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है ना, चलिएगा, लाइक भी करते जाओ भैया, कम से कम बैठे बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पढ़े जा रहे, लाइक भी करते जाओ दादा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं घट जाएगा। ठीक है ना, लाइक करना चाहिए आप लोगों को, तो खुश होकर लाइक करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्योपुर जिला पुनः आप लोगों को लेकर आता हूं श्योपुर जिले पर। यह श्योपुर जिला है, इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगी, तो देखिएगा श्योपुर जिले की स्थिति मध्य प्रदेश में किस तरह से है। यह जिला होगा श्योपुर। ठीक है ना, लाइक करते चलो भैया, कुछ नहीं घटता है आप लोगों का इसमें। ठीक है, जिला कौन सा हो गया, श्योपुर। जिला कौन सा हो गया, श्योपुर।
ठीक है ना। जिला हो गया आपका श्योपुर। हम इसके बारे में बताते हैं भैया, श्योपुर जिले के बारे में आपको एक एक चीज बताते हैं, ठीक है ना। देखते जाइएगा। सबसे पहला होता है, सबसे पहला पॉइंट है गठन। सबसे पहला बिंदु कौन सा है? गठन। हालांकि लिखवा दिया पर मैं यहां पर और लिखवा देता हूं। सबसे पहला बिंदु कौन सा है? गठन। तो याद रखिएगा, सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा गठन, कि श्योपुर जिले का गठन कब किया गया? श्योपुर जिले का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा, श्योपुर जिले का गठन किया गया है 25 ऑफ मई 25 मई 1998 को श्योपुर जिले का गठन किया गया। 25 मई 1998 ईस्वी को श्योपुर जिले का गठन किया गया। याद रखिएगा, मुरैना से पृथक किया गया। मुरैना से पृथक किया गया। किससे अलग किया गया? मुरैना जिले से पृथक किया गया। किससे पृथक किया गया? मुरैना जिले से पृथक किया गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, गठन करने के बाद में यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि श्योपुर जिला जो है, श्योपुर, जी बिल्कुल, दूसरी चीजों पर ध्यान ना ही जाए तो ही बढ़िया है, ठीक है ना। जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या 6,87,861, 6,87,861। याद रखिएगा 6,87,861 ये 2011 के अनुसार है। तो हमेशा याद रखिएगा 2011 के अनुसार ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ना तो अभी तक पिछले 11-12 वर्षों से कोई अपडेट है। अगर ये 6 लाख, याद रखिएगा, यदि ये 6,87,861 लगभग लगभग ये 8 लाख है, 7 लाख है। मैं कह रहा हूं कि 7 लाख नहीं, 9 लाख हो गई हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 लाख ने 10 भी हो गई हो, हमारे पास जो डेटा है वो कौन सा है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां की साक्षरता बहुत कम है भैया, लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम है, साक्षरता दर बहुत कम है। साक्षरता दर मतलब याद रखिए 57.43%, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ का लिंगानुपात देखिएगा, यहाँ सेक्स रेशो जो है बहुत कम है। यहाँ का लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात बहुत कम है। लिंगानुपात भी कितना है? 902 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 902 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। याद रखिएगा 902 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यहाँ का लिंगानुपात भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब अब देखिएगा किस तरह से पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आ रहा है, किस तरह से इसके हम पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंतर्गत गिनने का काम करेंगे। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को? लिखो भैया, जल्दी से लिखते जाओ। ठीक है, देखिएगा फिर आता है आपका, फिर आता है आपका क्षेत्रफल। फिर कौन सा आता है? क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में श्योपुर जिला बहुत बड़ा जिला नहीं है, श्योपुर भी बहुत बड़ा जिला नहीं, बहुत आसान है। 6,606 वर्ग किलोमीटर, 6,606 वर्ग किलोमीटर श्योपुर जिले का क्षेत्रफल भी बहुत कम है। अच्छा, दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पर नदियां कौन कौन सी है, खास करके प्रमुख नदियां याद रखिएगा। चंबल नदी, कौन सी नदी भैया? चंबल नदी, चंबल नदी। फिर यहाँ पर एक मिलेगी कुनो नदी, कुनो नदी, कौन सी मिलेगी? कुनो नदी। एक मिलेगी सीप नदी, कौन सी मिलेगी? सीप नदी। और एक नदी मिलेगी इधर बनास नदी। मध्य प्रदेश के इस श्योपुर जिले में 3-4 नदियां बड़ी प्रमुख है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, लिख लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, यूट्यूब पर यह सुविधा है, स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा यूट्यूब पर रहती है, जल्दी लिखो। ठीक है, चलिएगा। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो श्योपुर जिला है, श्योपुर जिला है, इस श्योपुर जिले की तहसीलें कितनी हैं? तो देखो श्योपुर जिला ज्यादा बड़ा जिला नहीं है। श्योपुर जिला जो है, श्योपुर जिला जो है वो एक छोटा जिला है, ठीक है ना। श्योपुर जिला जो है वो एक छोटा जिला है। कैसा जिला है? छोटा जिला है, बहुत बड़ा जिला नहीं है। तो श्योपुर जिले में याद रखिएगा तहसीलें, अगर आपसे पूछा जाए श्योपुर जिला है, श्योपुर जिला है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि तहसीलें कौन कौन सी है, ठीक है ना, तो तहसीलें याद रखिएगा 5 तहसीलें। कितनी तहसील है? 5 है। तहसीलें कितनी है? 5 है। तो याद रखिएगा एक तहसील इसमें मिलेगी श्योपुर, एक तहसील कौन सी मिल जाएगी? खुद श्योपुर मिल जाएगी, ठीक है ना। एक तहसील कौन सी मिल जाएगी? बड़ौदा। कौन सी मिल जाएगी? बड़ौदा। बिल्कुल याद रखिएगा बड़ौदा मिलेगी। इसे गुजरात वाला बड़ौदा मत समझिएगा, ठीक है ना। विजयपुर, एक तहसील कौन सी मिल जाएगी? विजयपुर, विजयपुर मिल जाएगी, ठीक है ना, विजयपुर मिल जाएगी। देखो एक भी बच्चा यहाँ पर बड़ौदा नाम सुन के एकदम अचरज में आ गया, बोले ये क्या है भैया, ठीक है ना। एक देखिएगा इसी से मिलता जुलता वीरपुर, एक तहसील है वीरपुर, एक तहसील कौन सी? वीरपुर, वीरपुर। और एक तहसील कौन सी है? कराहल। कौन सी है? कराहल। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की 5 तहसीलों में 5 तहसील के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। श्योपुर लिखा हुआ है, बड़ौदा लिखा हुआ है, विजयपुर लिखा हुआ है, वीरपुर लिखा हुआ है, कराहल लिखा हुआ है। कौन सा है? कराहल, ठीक है ना। कौन सी तहसील है? कराहल तहसील है, कराहल तहसील है,
कराहल तहसील। और तहसीलें कितनी है? 5। श्योपुर जिले में तहसील कितनी है? 5। लिखते जाओ भैया। अजय पाल का मेला लगता है हमारे यहाँ। वेरी गुड भैया, अच्छी बात है, अच्छी बात है भैया, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा एक एक पॉइंट आराम से समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट आराम से समझते जाइएगा। आपसे पूछेगा पड़ोसी जिले, आपसे पूछेगा पड़ोसी जिले, भैया श्योपुर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो आप सब जानते हैं श्योपुर के पड़ोसी जिले, एक तो मुरैना है, एक तो मुरैना है क्योंकि इसी से अलग हुआ, एक शिवपुरी है, एक शिवपुरी है, और जिससे बिल्कुल रत्ती भर टच होता, बिल्कुल छोटा सा, मतलब ऐसा है कि अगर नक्शे को जूम करके ना देखो तो ऐसा लगे ग्वालियर टच ही नहीं होता है, लेकिन ग्वालियर टच होता है। आपसे पूछा जाएगा पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो किस राज्य की सीमा, या हो सकता है कुछ जिले ऐसे होंगे 17 जिले जो किसी राज्य को नहीं छूते, तो याद रखिएगा राजस्थान को स्पर्श करता है। किस राज्य को स्पर्श करता है? राजस्थान। जब से हम पढ़ने लगे हैं ये पहला जिला आया है जो राजस्थान को छू रहा है, बाकी हर जिले या तो उत्तर प्रदेश या तो फिर छत्तीसगढ़, ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश को छू रहे थे। ठीक है, लिखो जल्दी से। हो गए भैया, आगे बढ़े। ठीक है, देखो साधारण सी चीजें हैं यहां पर, देखिएगा वर्षा कितनी होती है? वर्षा, तो ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा 55 से 75 सेंटीमीटर, 55 से 75 सेंटीमीटर, याद रखिएगा कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कम वर्षा क्षेत्र है, कम वर्षा क्षेत्र है, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो याद रखिएगा मिट्टी कैसी मिलेगी? यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी कैसी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी मिलेगी राजा भैया आपको जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यहां से आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर वन किस प्रकार के मिलेंगे, तो याद रखिएगा पर्णपाती वन। कैसे वन मिलेंगे? पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। पर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, पर्णपाती वन के बारे में एक चीज बता देता हूं। अच्छा, इससे पहले जैसे कि आप इधर आए थे तो आपने इसकी साक्षरता देखी, यहां पर याद रखिएगा साक्षरता में याद रखिएगा न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम 4th स्थान, चौथे स्थान पर, न्यूनतम में चौथा स्थान है, न्यूनतम में चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे जिलों में, सबसे कम पढ़े लिखे जिलों में याद रखिएगा न्यूनतम साक्षर जिले, न्यूनतम साक्षर जिले मध्य प्रदेश के साक्षरता वाले जिले, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सबसे कम एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम मिलेगी अलीराजपुर की। कहां की मिलेगी? अलीराजपुर की। सबसे कम लिटरेसी रेट अलीराजपुर की। दूसरा कहां की मिलेगी? झाबुआ की। दूसरा कहां की मिलेगी? झाबुआ की। तीसरा कहां की मिलेगी? बड़वानी की। बड़वानी की लिटरेसी रेट सबसे कम है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर सबसे कम लिटरेसी रेट कहां पर मिलेगी? तो श्योपुर में। और 5वें नंबर पर कहां से मिलेगी? तो 5वें नंबर पर आता है जिला धार। आप समझ जाइएगा कि 5 में से जो 4 जिले हैं वो सब इंदौर संभाग के हैं, एक जिला श्योपुर जो है वो आपके किसका है? आपके चंबल संभाग का है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो आपको 2-3 चीजें मैंने क्लियर कर दी कि न्यूनतम में ये चौथे नंबर पर है, सबसे कम पढ़े लिखे जिलों में शामिल किया जाता है, न्यूनतम में चौथे नंबर पर है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन को ही कहते हैं कटीले वन। कैसे वन पाए जाते हैं? कटीले वन, कटीले वन पाए जाते हैं। या इसी को कहते हैं झाड़ीदार वन। इसी को क्या कहते हैं? झाड़ीदार वन। इसी को कहते हैं झाड़ीदार वन, कटीले वन, या इसी को कहते हैं झाड़ीदार वन, या इसी को कहते हैं पर्णपाती वन। यहां तक क्लियर हुआ? पर्णपाती वन, कटीले वन या झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहां पर जो वन पाए जाते हैं वो कैसे होंगे? खेर के वृक्ष होंगे, खेर के वृक्ष होंगे, बबूल के वृक्ष होंगे, बबूल के वृक्ष होंगे, नीम के वृक्ष होंगे, नीम के वृक्ष होंगे, सागौन के वृक्ष होंगे, सागौन के वृक्ष होंगे, बेर के वृक्ष होंगे। ये कांटेदार या झड़ीले वन होते हैं क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, बारिश कम होती है। पूछा जाएगा आप लोगों से फसल किस तरह की उगाई जाती है? इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे सरसों की फसल की जाती है, सरसों की फसल की जाती है। इस वाले क्षेत्र में गेहूं की फसल की जाती है। कैसी फसल की जाती है? गेहूं की फसल की जाती है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिएगा, यहां से पूछा जाएगा इस वाले क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो याद रखिएगा जलवायु कैसी है? तो जलवायु है महासागरीय जलवायु, महासागरीय जलवायु कहा जाता है। अच्छा, महासागरीय कह लो या इसे कह लो विषम जलवायु, इसे कह लो विषम जलवायु। इसका मतलब यह है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, सम मतलब होता है समान, विषम मतलब होता है असमान। इसका मतलब होता है यहां पर गर्मी में, गर्मी में, गर्मी में अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी, और याद रखिएगा सर्दी में, गर्मी में अधिक गर्मी,
और याद रखिएगा सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी, ये वाला क्षेत्र होता है। लिखो जल्दी से, उमस वाला क्षेत्र है, उमस वाला क्षेत्र है। हाँ, सबसे कम वर्षा गोहद जिला भिंड में होता है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पर चलें, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा कि यहां पर आपसे पूछा जाए कि श्योपुर जिले में जनजाति कौन सी पाई जाती है, कौन सी ट्राइब्स, कौन से आदिवासी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा श्योपुर में आदिवासी, वैसे तो इस क्षेत्र में आदिवासी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन श्योपुर फेमस है, याद रखिएगा भैया, अपनी सहरिया जनजाति के कारण। कौन सी जनजाति के कारण फेमस है? सहरिया जनजाति के कारण बड़ा फेमस है। तो श्योपुर जिला अपने सहरिया जनजाति के कारण बड़ा फेमस है। इधर देखिएगा, तो यहां जैसी प्रश्न बना जनजाति, यहां जैसी प्रश्न बना जनजातियां, ठीक है ना, यहां जैसी प्रश्न बना तो जनजातियां तो नहीं आएगी, केवल जनजाति आएगी, और वो कौन सा होता है? सहरिया। वो कौन सी जनजाति है? सहरिया। आपको एक बात जानकर अचरज होगा कि सहरिया जनजाति एमपी की सबसे कुपोषित जनजाति है। सहरिया जनजाति याद रखिएगा केवल मध्य भारत के पठार में, केवल मध्य भारत के पठार में, मध्य प्रदेश में, मध्य भारत के पठार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति के बारे में 2-3 फैक्ट आप अच्छे से समझिएगा। पहले तो आप एक फैक्ट को समझिएगा, सबसे पहले इस फैक्ट को समझिएगा सहरिया के बारे में। और ये फैक्ट कौन सा होगा राजा भैया? याद रखिएगा, ये फैक्ट कौन सा होगा? याद रखिएगा, अति पिछड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति अति पिछड़ी जनजाति है। कैसी जनजाति है? सहरिया जनजाति अति पिछड़ी जनजाति है, अत्यधिक पिछड़ी हुई जनजाति है। सहरिया जनजाति अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक कुपोषित जनजाति, सर्वाधिक अर्थात सबसे ज्यादा, सर्वाधिक कुपोषित जनजाति, सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति, कुपोषण का शिकार, जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, वह कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। याद रखिएगा, औषधि कार्य के लिए प्रसिद्ध, औषधि कार्य के लिए प्रसिद्ध, याद रखिएगा कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति। औषधि कार्य के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। इन्हें कहा जाता है कुल्हाड़ी के परिचायक। इन्हें क्या कहा जाता है? कुल्हाड़ी के परिचायक। इन्हें कहा जाता है कुल्हाड़ी के परिचायक कहा जाता है। आपको एक पॉइंट और लिखना होगा, वो महत्वपूर्ण बिंदु आपके काम में आएगा। वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि याद रखिएगा, सहरिया जनजाति के कारण, सहरिया जनजाति के कारण, सहरिया जनजाति के कारण ही मध्य प्रदेश, श्योपुर जिले को, सहरिया जनजाति के कारण ही श्योपुर जिले को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहते हैं। मध्य प्रदेश का इथोपिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया कहा जाता है। अब ये मध्य प्रदेश का इथोपिया का मतलब ये होता है कि विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है इथोपिया, वो सर्वाधिक कुपोषित देश है, ठीक है ना, वो सर्वाधिक कुपोषित देश है। इसी कारण से याद रखिएगा, सर्वाधिक कुपोषित देश है इथोपिया, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? तो वो हो गया आपका श्योपुर जिला। इस कारण से मध्य प्रदेश का इथोपिया कहते हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का इथोपिया, चूंकि भारत में भी सर्वाधिक कुपोषण का शिकार है, इसलिए कई जगह पर इसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। सुबह वर्ल्ड इतने कमेंट मत करो, एमसीक्यूज के लिए हम समय निकालेंगे बेटा, ठीक है ना, ठीक है जी। नहीं, भौरकवानी 9 लख वाले सेंटर से क्लास लेते हैं, ठीक है ना। एक और चीज को देखिएगा, यहां पर एक और जनजाति मिलेगी, पहली तो मिल गई आपको सहरिया, ठीक है ना, सहरिया। इसके बारे में एक और पॉइंट बता देता हूं, याद रखिएगा, सहरिया जनजाति संग्रहालय
सहरिया जनजाति संग्रहालय आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आपको उत्तर देना होगा सहरिया जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में है। कहां पर है? श्योपुर जिले में है। तो सहरिया जनजाति संग्रहालय जहां आदिवासियों को लेकर जागरूकता करने के लिए या फिर उनके कल्चर को दिखाने के लिए सहरिया जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। एक और चीज और याद रखिएगा, एक और चीज और याद रखिएगा, प्रसिद्ध नृत्य याद रखिएगा। सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो एक नृत्य बहुत फेमस है, उसका नाम है दुलदुल घोड़ी। कौन सा है? दुलदुल घोड़ी। तो दुलदुल घोड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो याद रखिएगा सहरिया जनजाति करती है। आपसे पूछा जाएगा रागिनी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो रागिनी नृत्य भी कौन सी जनजाति करती है? तो सहरिया जनजाति करती है। रागिनी नृत्य करती है, साथ ही में दुलदुल घोड़ी नृत्य भी करती है। ठीक है ना। एक और नृत्य होता है लहकी नृत्य भी करती है, क्योंकि लहंगी नृत्य जो है वो बंजारा जनजाति करती है, लहकी नृत्य भी करती है। अति पिछड़ी, एमपी में 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां है, उसमें एक ये शामिल है, सहरिया जनजाति उसमें एक शामिल है। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को? ठीक है ना। लिखते जाओ भैया, वीडियो भी लाइक करते चलो, अच्छे से पढ़ते चलो, आपका भला हो ऐसे हमारी विचारधारा है। वीडियो लाइक करते चलो भैया सब। ठीक है ना। लहंगी नहीं लहकी। ठीक है ना। लिखा आप लोगों ने। इसके अलावा एक और जनजाति मिलती है, एक और जनजाति मिलती है, वो दूसरे नंबर पर आती है बेड़नी जनजाति। कौन सी आती है? बेड़ई जनजाति। ठीक है ना। बेड़ई जनजाति। ठीक है ना। बेड़ई या इसे कहते हैं बेड़नी जनजाति। ठीक है ना। बेड़नी जनजाति, ये याद रखिएगा। बेड़नी जनजाति, बेड़ई जनजाति पुत्री के जन्म पर खुशियां मनाते हैं। पुत्री के जन्म पर खुशियां मनाते हैं। याद रखिएगा, पुत्री के जन्म पर खुशियां मनाते हैं। आपको बता दें हम कि ये जो क्षेत्र है इसमें एक और जनजाति पाई जाती है, बेड़ई जनजाति है, बेड़नी। ये वही होते हैं जो बेड़नी, आपने देखा होगा राई नृत्य करते हैं। राई नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं, हालांकि खैर अब नृत्य कोई भी कला जाति जनजाति या किसी धर्म वर्ग विशेष की रही कहां है, सब कुछ करते हैं। ठीक है ना। क्लियर है? लिखते जाओ जल्दी से भैया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। अगला पॉइंट देखिएगा। अब जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आपको जनजाति के अलावा श्योपुर में और क्या चीज देखने को मिलेगी? तो देखिएगा, श्योपुर जिले में आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको 2 पॉइंट महत्वपूर्ण मिल जाते हैं। वो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो क्लियर करो कि ये श्योपुर जिले की लोकेशन है। ये जिला आपका श्योपुर लग रहा है। ठीक है ना। ये आप श्योपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये श्योपुर जिला लग रहा है। ठीक है, ये होगा आपका श्योपुर जिला। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, उन सभी चीजों पर आप बिल्कुल अब अच्छे से लिख लें तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है ना। अब श्योपुर जिले में ज्यादा कुछ बचा नहीं है पढ़ाने को। ठीक है, क्योंकि श्योपुर जिले में बहुत ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहला देखिएगा श्योपुर का किला। सबसे पहला है श्योपुर का किला। और याद रखिएगा, श्योपुर का किला 1537 ईस्वी में गोड़ राजपूत राजा। अब बहुत सारे लोगों को एक भ्रम है कि सर आपने गोड़ लिखा है, आप घोर भी तो लिख सकते थे। ठीक है ना। नहीं भैया, गोड़ राजपूत राजा इंद्र सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। गोड़ राजपूत राजा इंद्र सिंह ने, ठीक है ना, इंद्र सिंह द्वारा निर्मित, गोड़ राजपूत राजा इंद्र सिंह द्वारा निर्मित किया गया है। गोड़ राजपूत राजा इंद्र सिंह द्वारा निर्मित किया गया है। ये राजपूत राजाओं का क्षेत्र रहा है। ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? श्योपुर के किले की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत प्रश्न ऐसा बनता भैया, श्योपुर के किले की बात कर रहा हूं। इसके अंतर्गत अब ध्यान समझते हैं। इसके अंतर्गत गुजरी महल। अब समझो कहां हम गलती कर देते हैं।
इसके अंतर्गत कौन सा महल आ जाता है भैया, राजा भैया? गुजरी महल। अब गुजरी महल की मैं जैसी बात करूंगा, गुजरी महल का दिमाग गया आपका ग्वालियर में, ग्वालियर में गया। इसके अंतर्गत आता है नरसिंह महल, बहुत प्रसिद्ध है भैया, नरसिंह महल। इसके अंतर्गत आता है गुजरी महल, इसके अंतर्गत आता है नरसिंह महल। इन सब में सबसे बेहतरीन महल है नरसिंह महल। कौन सा महल है? नरसिंह महल। गुजरी महल, नरसिंह महल जो लिखे हैं इसमें सबसे बढ़िया है नरसिंह महल, ठीक है ना। और क्या मिल जाएगा? दरबार हॉल। क्या मिल जाएगा? दरबार हॉल। दरबार हॉल, जहां पर दरबार लगता था, दरबार हॉल, ठीक है ना। जो राजा ने बनवाया खुद इंद्रजीत सिंह की, इंद्र सिंह की छतरी, इंद्र सिंह की छतरी, याद रखिएगा। इंद्र सिंह की छतरी का मतलब यह होता है कि इनकी समाधि की बात कर रहा है, इंद्र सिंह की छतरी की बात कर रहा है, समाधि की बात कर रहा है। और एक पॉइंट बढ़िया से बनता है, किशोरी दास की छतरी, किशोरी दास की छतरी, किशोरी दास की छतरी, किशोरी दास की छतरी। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किशोरी दास की छतरी कहां पर है, तो श्योपुर बताना। इंद्र सिंह की छतरी कहां पर है, तो श्योपुर बताना। ये प्रमुख स्थल रहे हैं कौन से जिले के? श्योपुर जिले के प्रमुख स्थल है भैया, ठीक है ना। बिल्कुल, नरसिंह महल, गुजरी महल, दरबार हॉल, ये मैंने लिखे हैं, ये दोनों लिखे हैं, ये दोनों लिखे हैं भाई साहब। आप प्लीज देखते जाओ, बहुत बढ़िया फैक्ट है, आपके काम का है। चलो लाइक करो भैया जल्दी से, प्लीज वीडियो को लाइक करो, प्लीज वीडियो को लाइक करो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अलावा बताता हूं मैं, इसके अलावा बताता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं आपको बता रहा हूं अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या मिलेगा? अतिरिक्त आपको मिलेगा, अतिरिक्त में आपको मिलेगा मनोहर दास की छतरी, मनोहर दास की, मनोहर दास, मनोहर दास की छतरी, मनोहर दास की छतरी। आपको क्या मिलेगा? मनोहर दास की छतरी। बताओ कहां पर है? श्योपुर जिले में, ठीक है ना। एक और मिलेगा आपको घुड़साल महल। कौन सा मिलेगा? घुड़साल महल। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में घुड़साल महल कहां पर है, तो याद रखिए घुड़साल महल कहां पर मिलेगा आप लोगों को? श्योपुर मिलेगा। डोब कुंड, डोब कुंड कहां पर है? डूब कुंड जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, बौद्धों की प्रमुख स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर विशेष स्थल पाए गए, विशेष स्थल पाए गए, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए जल्दी से। आगे देखिएगा, एक और देखिएगा, श्योपुर जिले के अंतर्गत और आगे बढ़ते हैं, श्योपुर जिले के अंतर्गत और आगे आते हैं। इसके अंतर्गत एक चीज जो आती है वो है बड़ौदा का किला। कौन सा जिला, कौन सा स्थान आता है? बड़ौदा का किला, बड़ौदा का, बड़ौदा का किला आता है। कौन सा स्थान आता है? बड़ौदा का किला। तो मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाएगा बड़ौदा का किला कहाँ है, तो ये मत सोचेगा कि बड़ौदा तो गुजरात में है, बड़ौदा का किला एमपी में कैसे आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर मिलेगा बड़ौदा का किला, बड़ौदा तहसील है ना, बड़ौदा का, बड़ौदा का किला। अभी इस किले की भी खासियत देखिएगा, बड़ौदा का किला मध्य प्रदेश में कहां है, तो श्योपुर जिले के अंतर्गत है। और बड़ौदा के किले के अंतर्गत जैसे आप जाओगे तो इसमें याद रखिएगा शीश महल मिलेगा, इसमें मिलेगा शीश महल, इसमें मिलेगा शीश महल, शीश महल, इसमें मिलेगा हवा महल, हवा महल, शीश महल, हवा महल, इसमें मिलेगा आपको शंकर महल, ठीक है ना, शंकर महल। तो याद रखिएगा शंकर महल जहां पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसी में आप लोगों को मिल जाएगा शिव जी का मंदिर। तो एक बड़ा सा शिव मंदिर भी कहां पर मिलेगा, तो बड़ौदा का ये शिव मंदिर बड़ा फेमस है, जो भी बच्चे वहां के लोकल है सब जानते हैं, ठीक है ना। हवा महल, शंकर महल भी बिल्कुल अमृता, आपने जो कहा है वो हमने पहले लिख दिया है, ठीक है ना, वो पहले लिख दिया है, ठीक है, लिखा आप लोगों ने, ठीक है ना। देखिएगा एक और देखिएगा, मानपुर का किला। कौन सा किला आता है? मानपुर का किला, जबकि धार जिले में आता है मानपुर, ठीक है ना, धान मानपुर का किला। लेकिन भैया मानपुर का किला कहां पर है, तो मानपुर का किला कहां पर मिलेगा? श्योपुर जिले में मिलेगा। याद रखिएगा इसे, इसे मानसिंह तोमर ने बनवाया था, इसे मानसिंह तोमर ने बनवाया, मानसिंह तोमर ने इसे
मान सिंह तोमर ने बनवाया। इसे किसने बनवाया? मान सिंह तोमर ने बनवाया। इसे मान सिंह तोमर ने बनवाया। किसने बनवाया? मान सिंह तोमर ने बनवाया। ठीक है ना। यहीं पर आपको एक मंदिर मिलेगा, मानेश्वर मंदिर। कौन सा मिल जाएगा राजा भैया? मानेश्वर मंदिर। तो मध्य प्रदेश में मानेश्वर मंदिर कहां पर मिलेगा? तो श्योपुर जिले के अंतर्गत याद रखिएगा मानेश्वर मंदिर मिलेगा। कौन सा मंदिर मिलेगा? मानेश्वर मंदिर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा एक और मिलेगा, विजयपुर दुर्ग। कौन सा मिलेगा? विजयपुर दुर्ग। तो विजयपुर का किला, तो विजयपुर का किला कहां पर मिलेगा? तो विजयपुर का किला मिलेगा, विजयपुर नामक जो जगह आती है ना, विजयपुर नामक जगह आती है ना, तो याद रखिएगा 14 से 15, 14वीं 15वीं शताब्दी में, 14वीं 15वीं शताब्दी में किसने निर्माण करवाया था? 14वीं 15वीं शताब्दी में विजयपाल देव ने। किसने? विजयपाल देव ने। तो याद रखिएगा विजयपाल देव ने 14वीं 15वीं शताब्दी में विजयपाल देव ने बनवाया था। विजयपाल देव ने बनवाया था। विजयपाल देव ने बनवाया था। 14वीं 15वीं शताब्दी में विजयपाल देव ने बनवाया था। एक चीज क्लियर हो गई, आपको एक डाउट ना आए, कभी भी आप डाउट में ना रहे, इसलिए आपको एक बेहतरीन बिंदु देकर जाता हूं ताकि आप हमेशा इसके डाउट से बाहर रहें। ठीक है ना। कैसा भी डाउट हो, आपको इसमें डाउट में नहीं आता, नोट करके लिखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने लिखा विजयपुर का किला। कौन सा लिखा? विजयपुर का किला। आपने लिखा विजयपुर का किला, विजयपुर फोर्ट। आपने लिखा विजयपुर का किला। तो ये विजयपुर का किला कहां पर है? तो विजयपुर का किला आपने लिखा भैया श्योपुर में। कहां पर लिखा आपने? श्योपुर में। तो विजयपुर का किला है श्योपुर में। विजयपुर का किला कहां पर है? श्योपुर में। लेकिन आपसे पूछा जाए विजय राघवगढ़ का किला कहां पर है? विजय राघवगढ़ का किला, विजय राघवगढ़ का किला कहां पर है? विजय राघवगढ़ का किला कहां पर है? तो विजय राघवगढ़ का किला कहां पर है? तो याद रखिएगा यह किला मिलेगा आपको कटनी में। बस इतना सा याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा क्या है और उत्तर क्या देना है। ठीक है ना। विजयपुर का किला तो श्योपुर, विजय राघवगढ़ का किला तो चला गया कहां पर? कटनी। डाउट हो बाहर निकलो, डाउट से बाहर निकलो। ठीक है ना। नोट्स बना बना के उंगली के फिंगरप्रिंट बदल गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए भैया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिएगा। अगला देखेंगे, अगला कंटेंट ये है, अगला पॉइंट ये मिलेगा आप लोगों को। अगला पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है, ये श्योपुर जिला। श्योपुर जिले के अंतर्गत आपको एक बात बताते हैं हम, श्योपुर जो शहर है, श्योपुर जो शहर है, श्योपुर जो शहर है, आपको याद रखना होगा जिला अलग होता है और शहर अलग होता है। ठीक है ना। तो आपको हम एक कंटेंट में एक पॉइंट बता देते हैं कि श्योपुर शहर, श्योपुर शहर, श्योपुर शहर, ठीक है ना, श्योपुर शहर कह सकता हूं मैं जिला मुख्यालय। श्योपुर शहर में कह सकता हूं जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। याद रखिएगा सीप नदी के किनारे है, सीप नदी, सीप नदी के किनारे है, सीप नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे है? सीप नदी के किनारे है। श्योपुर शहर सीप नदी के किनारे है। श्योपुर शहर किस नदी के किनारे है? सीप नदी के किनारे है। याद रखिएगा सीप नदी पर, सीप नदी पर। देखिएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, कोई बच्चा चंबल लगा के आए उससे पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि सीप नदी जो है वो शहर से निकली, जिले से नहीं। सीप नदी पर बंजारा डैम है, बंजारा डैम स्थित है। सीप नदी पर बंजारा डैम निर्मित है, बंजारा डैम निर्मित है। प्रश्न बन गया मध्य प्रदेश में बंजारा डैम कहां पर है? मध्य प्रदेश में बंजारा डैम कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में बंजारा डैम श्योपुर जिले में है। नदी कौन सी होगी? सीप नदी पर। बिल्कुल भैया, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद अंकिता जी। आगे बढ़ाएं, जल्दी से लिखो भैया जल्दी। ठीक है ना। एक और देखिएगा यहां पर कुनो नदी के नाम पर, कुनो नदी के नाम पर, कुनो नदी के नाम पर, कुनो नदी के नाम पर कुनो, कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क निर्मित है। कुनो नेशनल पार्क निर्मित है। तो कौन सी नदी है? कुनो नदी है। कौन सी नदी है? कुनो नदी है। कौन सा नेशनल पार्क है? कुनो नेशनल पार्क है। देखो भैया एक पेंच नदी ऐसी है, सिवनी,
अब देखते हैं यहां पर सिवनी छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में पेंच नदी के नाम पर पेंच नेशनल पार्क है, कुनो नदी के नाम पर कुनो नेशनल पार्क है, वरना नर्मदा के पास होते हुए भी सतपुड़ा नाम है, केन के पास होते हुए भी पन्ना नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कई सारी ऐसी नदियां हैं जो बहती है, चरण गंगा के होते हुए भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क नाम है, सोन नदी के पास भी होते हुए भी अलग अलग नाम है, बगदारा नाम है। पर दो ऐसे नेशनल पार्क है जिनका नाम दो नदियों के नाम पर है। पेंच के नाम पर पेंच नेशनल पार्क सिवनी छिंदवाड़ा, और कुनो के नाम पर कुनो नेशनल पार्क आपका कहां पर आता है? श्योपुर के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? श्योपुर के अंतर्गत आता है। अब याद रखिएगा, कुनो नेशनल पार्क जो है, कुनो नेशनल पार्क जो है वो पहले अभयारण्य था। पहले क्या था? अभयारण्य था। तो याद रखिएगा, इसे सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया? तो इससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया 1981 में। और याद रखिएगा, फिर इसे नेशनल पार्क बनाया गया। तो आपसे प्रश्न है कि इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया? तो इसे नेशनल पार्क बनाया गया 2018 में। 2018 में याद रखिएगा, प्रदेश का सबसे नया नेशनल पार्क, प्रदेश का सबसे नया नेशनल पार्क, प्रदेश का सबसे नया नेशनल पार्क, प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। इसी नेशनल पार्क की बात करता हूं तो यहां पर याद रखिएगा 17 सितंबर 2022 को 17 सितंबर 2022 को याद रखिएगा 2022 को अफ्रीकी चीते छोड़े गए। अफ्रीकी चीते याद रखा, अफ्रीकी चीते लाए गए, अफ्रीकी चीते लाए गए। अब अफ्रीकी चीते जो लाए गए, याद रखिएगा, वो अफ्रीकी चीते लाए गए, वो अफ्रीकी देश कौन सा था? याद रखिएगा, नामीबिया। कौन सा था? नामीबिया। इस दिन ही क्यों छोड़े गए मित्रों? आज हमारा जन्मदिन है। कांग्रेस की सरकार जो काम नहीं कर पाई वो आपकी भाजपा सरकार करेगी। कई वर्षों से चीते प्रस्तावित है। बोले चीते लाके दिए कि नहीं दिए? दिए। चीते छोड़ दो, छोड़ दिए। मर भी रहे, मरने दो। बच्चे भी जन्म ले लेने दो। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं मोदी जी की आवाज में बोल रहा हूं, पर बात ये नहीं बोल रहा हूं कि वो विपक्षियों की तरह क्यों लाए चीते। लाए, अच्छी बात है, लाने दो। अब सवाल ये है, जी हां बिल्कुल, अब सवाल यह है कि अफ्रीकी चीते यही क्यों लाए गए? अफ्रीकी चीते यही क्यों लाए गए? ठीक है ना, अफ्रीकी चीते यही क्यों लाए गए? क्या इसके अलावा भारत में कोई और नेशनल पार्क नहीं था जहां पर अफ्रीकी चीते रखे जा सकते थे? तो याद रखिएगा, चीतों को लाने के लिए यही एक क्षेत्र क्यों चुना गया? अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए यही एक क्षेत्र क्यों चुना गया? तो प्रश्न मेरा यह है जिससे पीएससी का विद्यार्थी भी संतुष्ट हो, और इनको जिनके दिमाग में भ्रम पड़ा हुआ है, कई सारे टीचर्स ही कहूंगा, गाइड करने वाले ऐसा मिसगाइड करते हैं, शेखावत के पास से एमपीजी के मत पढ़ना, तुम्हारा एमपीपीएससी में भला नहीं होगा। अच्छा, एमपीपीएससी में भला नहीं होगा तो एमपीपीएससी का एमपीजी के शायद कुछ और दुनिया से आता होगा, अंतरिक्ष से आता होगा। सब यहीं से निकल के जाता है, यहीं से निकल के जाता है। भाई साहब कितने बच लो, फंसोगे यहीं से निकल के जाएगा सब। ठीक है, अब यहां से आप समझो कि हम आपको जो चीज बता रहे हैं वो एक चीज समझो कि अफ्रीकी चीते याद रखिएगा पालपुर कुनो में ही क्यों? याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अफ्रीकी चीते पालपुर कुनो में ही क्यों? अफ्रीकी चीते पालपुर कुनो में ही क्यों? कहीं और क्यों नहीं? सतपुड़ा में क्यों नहीं? ठीक है ना, क्यों नहीं है? देखो भैया, कुछ कारण है। नंबर एक, सबसे पहला कारण है शिकारियों की आवाजाही बहुत कम, शिकारियों की आवाजाही बहुत कम। दूसरा देखेंगे, आवासीय या कह सकते हैं रहवासी क्षेत्र से दूरी। नंबर 3, सघन वन क्षेत्र। याद रखिएगा, 2021 की रिपोर्ट उठा के देखोगे तो बालाघाट, सिवनी, बैतूल और
श्योपुर जिला ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों में टॉप 5 के अंदर आता है, सघन वन क्षेत्र, ठीक है ना, सघन वन क्षेत्र, ठीक है ना। नदियों की उपलब्धता, नदियों की उपलब्धता, नदियों की उपलब्धता, नदियों की उपलब्धता। 5वां पॉइंट, शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी जीवों की अधिक संख्या, अधिक संख्या, शाकाहारी जीवों की अधिक संख्या। सर ये शाकाहारी जीवों की अधिक संख्या क्यों है? एक और देखिएगा, मार्वेल घास, मार्वेल घास, मार्वेल घास की उपस्थिति, यह सबसे बढ़िया पॉइंट याद रखिएगा, मार्वेल घास की उपस्थिति, मार्वेल घास की उपस्थिति, ठीक है ना, मार्वेल घास की उपस्थिति। देखो अफ्रीका महाद्वीप कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाओं पर आता है और श्योपुर में पाई जाने वाली जलवायु भी उसी के अनुकूल पाई जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मार्वेल घास की उपस्थिति। ये मार्वेल घास जो होती है इसी को याद रखिएगा रसगुल्ला घास कहते हैं। मार्वेल घास को ही क्या कहा जाता है? रसगुल्ला घास। तो मध्य प्रदेश के पालपुर कुनों में पाई जाने वाली मार्वेल घास रसगुल्ला घास कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, जल व शुगर की अधिकता होती है, शुगर की अधिकता। याद रखिएगा ये शुगर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब की अधिकता के साथ पाई जाती है। घास का नाम कौन सा है? मार्वेल घास। तो मार्वेल घास को रसगुल्ला घास कहा जाता है। अब इसको खाना शाकाहारी जीव बहुत पसंद करते हैं, तो इस कारण से शाकाहारी जीव यहां रहते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, इसी घास पर, मार्वेल घास पर चलिएगा लंबी होती है, बिल्कुल बिल्कुल लंबी होती है, बहुत मुलायम है, ठीक है ना। मार्वेल घास पर, मार्वेल घास पर, मार्वेल घास पर चीते की गति, चीते की गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा चीता सर्वाधिक तेज इसी घास पर दौड़ पाता है। सर्च करके देख लेना, सर्च करके देख लेना आप गूगल पर, ये मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, मिल जाएगा। आप सर्च कर लेना रसगुल्ला घास, आप मार्बल घास सर्च करना, सब मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इतना इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं, मार्बल घास सर्च करना, आपको सब मिल जाएगा गूगल पर। ठीक है ना। एक और चीज देखिएगा, ये हो गया आप लोगों को, ये हो गया आप लोगों का पालपुर कुनों में। याद रखिएगा अभी क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5th की बात कर रहा हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां जो संस्करण हुआ ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण जो हुआ वो हुआ आपका 2023 में। इसका याद रखिएगा शुभंकर, 2 शुभंकर बनाए गए थे, मेस्कोट 2 शुभंकर बनाए गए थे। एक तो मोगली था और याद रखिएगा एक थी आशा चीता। कौन सी थी? आशा चीता। तो आशा नामक मादा चीता जो थी उसके नाम पर शुभंकर बनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी से प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया एक अभियान चलाया गया था, वो अभियान कौन से नेशनल पार्क में चला? तो याद रखिएगा चंदा की राखी अभियान, चंदा की राखी, चंदा की राखी अभियान मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में चला? चंदा की राखी अभियान। याद रखिएगा चंदा की राखी अभियान ये किस में चला? तो याद रखिएगा कुनो नेशनल पार्क में। किस में चला? चंदा की राखी अभियान कुनो नेशनल पार्क में। किस में चलाया गया? कुनो नेशनल पार्क में। तो चंदा की राखी अभियान कहां पर चलाया गया? कुनो नेशनल पार्क में। चंदा नाम की चीता के नाम से राखियां बांटी गई, ठीक है। कितने खतरनाक लोग हो तुम। ये घास होती कैसे है भाई? हम कॉपीराइट सिस्टम को समझते हैं। अभी गूगल खोलेंगे, कोई फोटो निकालेंगे, तुरंत कॉपीराइट लग जाएगा, ये वीडियो खराब हो जाएगा, ना आपके देखने का रहेगा ना हमारी मेहनत काम आएगी। इसलिए हम दिखा नहीं रहे। हमको क्या दिक्कत थी क्या फोटो दिखाने में? पर आप लोग कितने बड़े वाले हो कि यार यही चीज जो इतना लिख रहे हो, ठीक है ना, जो यहां पर लिख रहे हो, तो उसको आप गूगल पर डाल दो, मार्बल घास, बढ़िया फोटो फोटो आ जाएगी।
चंदा की राखी यहां पर लिखा हुआ है। बिल्कुल विजय सिंह जी, बिल्कुल बराबर ध्यान देंगे, कंटेंट छोड़ने का तो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और पॉइंट देखिएगा, भगवान परशुराम के संदर्भ में कल आप लोगों को बता रहा था, भिंड जिले के बारे में भी जब बताया तो मैंने बताया था भगवान परशुराम को जन्मस्थली मानते हैं, लेकिन मैंने नकारा था कि जन्मस्थली इनकी जानापाव में आती है। कोई मानता है तो अच्छी बात है, लेकिन जानापाव में आती है। तो मैंने यहां पर कहा है कि जिला कौन सा आपका, श्योपुर। जिला कौन सा है आपका, श्योपुर, ठीक है ना। जिला कौन सा है, श्योपुर। याद रखिएगा, यहां पर एक नदी निकल कर जाती है, उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या नाम है भैया, नदी का नाम चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी। एक नदी और यहां पर आती है, उस नदी का नाम है कुनो नदी। कौन सी नदी है, कुनो, ठीक है ना। श्योपुर के पठार से ये कुनो नदी, ये कुनो नदी, ठीक है ना, ये कुनो नदी। एक नदी आती है भाई साहब आपके, एक नदी आती है आपके राजस्थान से, उस नदी का नाम है बनास नदी, और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। तो तीन नदियां हो गई। कौन कौन सी तीन नदियां हो गई, तीनों नदियों का नाम देखिएगा, यहां पर हो गई चंबल, चंबल प्लस कुनो, कुनो प्लस बनास। याद रखिएगा, इन तीनों का एक संगम बनता है, इन तीनों नदियों का एक संगम बनता है। कौन कौन सी नदियां हैं, चंबल नदी है, कुनो नदी है, बनास नदी है, ठीक है ना। लिखा आप लोगों ने। सीप नदी के तो किनारे बसा हुआ है, सीप नदी के तो किनारे बसा हुआ है, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, लिखा आप लोगों ने। वो सीप नदी के तो है किनारे है। इसमें बनता है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। कौन सा बनता है, रामेश्वर, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास, ठीक है ना। तो ये नदी कौन सी होगी, बनास नदी। तो ये नदी कौन सी होगी, बनास नदी। तो याद रखिएगा, ये नदी कौन सी है, बनास नदी। ये नदी कौन सी है, चंबल नदी। ये नदी कौन सी है, चंबल नदी। और ये नदी कौन सी है, याद रखिएगा, कुनो नदी। तो कुनो, बनास और चंबल के तीनों का संगम रामेश्वर त्रिवेणी के संगम के नाम से कहलाता है। किस नाम से कहलाता है, रामेश्वर का त्रिवेणी संगम के नाम से कहलाता है। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है, सामुदायिक, सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र, सामुदायिक रेडियो केंद्र, सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है। तो याद रखिएगा, सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में है। सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र भी कहां पर मिलेगा आपको, श्योपुर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा राजा भैया, श्योपुर में मिलेगा। सबसे कुपोषित जिला तो लिखवा दिया, ठीक है ना। एक और देखिएगा, श्योपुर, श्योपुर, श्योपुर काष्ठ के खिलौने, काष्ठ के खिलौनों, खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, श्योपुर जिला है। तो श्योपुर जिला काष्ठ के खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। एक और चीज होगी, लिखते जाओ जल्दी से भैया, लिखिएगा। बिल्कुल सर्वाधिक कुपोषितों में गिना जाता है, ठीक है ना। एक और देखिएगा, रामेश्वर गांव, कौन सा गांव होता है, रामेश्वर गांव, रामेश्वर गांव, रामेश्वर गांव, रामेश्वर गांव में, रामेश्वर गांव में परशुराम जी, परशुराम जी रामेश्वर गांव में परशुराम जी की साधना स्थली है, परशुराम जी की साधना स्थली है। परशुराम जी की साधना स्थली कहां पर है, तो याद रखिएगा, रामेश्वर गांव में परशुराम जी की साधना स्थली है। जबकि अगर से पूछा जाए कि परशुराम जी का जन्म कहां हुआ था, जन्म कहां हुआ था, तो याद रखिएगा, जन्म हुआ था जानापाव। कहां पर हुआ था, जानापाव, जन्म हुआ था जानापाव में। और ये जानापाव कहां पर मिलेगा, महू में। जानापाव कहां पर मिलेगा, महू में। महू कहां पर होगा, इंदौर में, ठीक है ना। महू कहां पर होगा, इंदौर में। और इन्हीं की माता जी के नाम पर है रेणुका मंदिर, ठीक है ना, रेणुका माता मंदिर। रेणुका माता मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगा, तो रेणुका माता मंदिर, याद रखिएगा, इनकी माता का नाम था रेणुका। रेणुका माता मंदिर मिलेगा जिला भिंड में। कहां पर मिलेगा, जिला भिंड में। वनखंडेश्वर मंदिर भी मिलेगा जिला भिंड में। रेणुका माता मंदिर भी कहां पर मिलेगा, भिंड में मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर,
नागेश्वर मंदिर, ठीक है ना, ध्रुव कुंड, नागेश्वर मंदिर, एक कुंड है जिसका नाम है ध्रुव कुंड, ध्रुव कुंड तो हो गया, एक है ध्रुव कुंड, एक नागेश्वर मंदिर, ये कहां पर मिलेगा, श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। रानी महल, रानी महल, रानी महल, एक है रानी महल, एक मिलेगा क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल जैनी मंदिर, क्षेत्रपाल जैनी मंदिर, ये सब कहां के स्थान है, ये सब श्योपुर जिले के स्थान है। कहां के स्थान है राजा भैया, श्योपुर जिले के स्थान मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, राम जानकी मंदिर, काजी की बावड़ी, एक कहां पर मिलेगा, काजी की बावड़ी, ये काजी की बावड़ी भी कहां पर मिलेगा, तो ये काजी की बावड़ी मिलेगा श्योपुर जिले में, ठीक है। चलिए, मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छा कंटेंट दूं।